चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखेंगे सफाई कर्मचारी आयोग के बारे में। पीआईबी की ये न्यूज़ आई है। तो कैबिनेट की अभी हाल ही में बैठक हुई थी। कैबिनेट ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 3 साल और बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय कर्मचारी सफाई कर्मचारी आयोग एनसीएके के कार्यकाल को 31/3/2022 तक, ठीक है, यहाँ से आगे 3 साल तक ये और चलेगा, 22 और 3 25 तक। 3 साल के लिए खर्चा भी आएगा इसमें 43.68 करोड़ रुपये। बताया जा रहा है इससे आखिर फायदा या फिर इसका प्रभाव क्या होने वाला है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का जो पीरियड है 31/3/2022 के बाद हम 3 साल और बढ़ा रहे हैं। इससे देश के सफाई कर्मचारी और हाथ से जो मैला उठाते हैं ये लोग लाभार्थी होंगे। 31/12/2021 को एमएस अधिनियम सर्वे के तहत चिन्हित मैनुअल स्कैवेंजर की संख्या है 58,098। इतने लोग अभी भी हाथ से मैला उठाने वाले हैं। ये तो रजिस्टर्ड, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं है। अब कुछ डिटेल बताई जाती सफाई कर्मचारी आयोग के बारे में। स्थापना हुई थी 1993 में। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी एक्ट 1993 के प्रावधान के अनुसार 31/3/1997 तक की अवधि के लिए इसको हमने स्थापित करे थे। बाद में अधिनियम की वैलिडिटी को हमने 2002 तक और बढ़ा दिया, फिर 2004 तक बढ़ाया। अब राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 29/2/2004 से प्रभावी नहीं रहा था, ठीक है। इसके बाद एनसीएके के कार्यकाल को समय समय पर प्रस्तावों के माध्यम से एक गैर सांविधिक संस्था के रूप में बढ़ाते गए। वर्तमान टाइम में देखोगे तो ये इसका कार्यकाल है 31/3/2022 को ख़त्म हो रहा था। और भी कुछ बातें इसके बारे में बताया जाता है कि ये जो आयोग है सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए जो भी कार्यक्रम है उनके संबंध में सरकार को अपनी सिफारिश देता है कि कार्यक्रम कैसे चलाना चाहिए, कौन सा कार्यक्रम बनाया जाए इनके लिए। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों के लिए जो अभी स्कीम सरकार चला रही है उनको स्टडी करना, उनका वैल्यूएशन करना, मूल्यांकन करना, ये सारा काम इस आयोग का है। इसके अलावा यदि शिकायत है तो उनके मामलों की जांच भी ये कर लेता है। इसके साथ ही मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार के निषेध और पुनर्वास अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार यहाँ कुछ बात बताई गई कि ये जो आयोग है इसको अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करने, ठीक है, केंद्र और राज्य सरकारों के इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सलाह देना और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन होने पर शिकायतों की जांच करने के भी काम सौंपा गया है। आगे बताया जा रहा सरकार कई सारे ऐसे कदम हैं जो कि सफाई कर्मचारियों के हित में उठाई है, लेकिन अभी भी यदि आप देखोगे सोशल, आर्थिक और एजुकेशन के हिसाब से उनके वंचित रहने की स्थिति आज भी हमारे आंखों के सामने है। हालांकि हाथ से जो मैला उठाने की प्रथा है ना कम हो गई, समाप्त नहीं हुई है, कम जरूर हुई है, फिर भी एग्जाम्पल हमको देखने को मिलते रहते हैं। सीवर, सेप्टिक टैंकों की जोखिम भरी सफाई सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का क्षेत्र आज भी बना हुआ है। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि कर्मचारियों के कल्याण के लिए सरकार के कई सारे क्रियाकलाप और पहलों की निगरानी करने, देश में सीवर सेप्टिक टैंकों के पूर्ण रूप से मशीन द्वारा सफाई हो, हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लक्ष्य को प्राप्त करने की जरूरत आज भी है। इसके बाद वाली जो पीआईबी की न्यूज़ है वो है IREDA, इरेडा जिसको कहा जाता है। इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी यहाँ से मिल जाएगी आपको, जैसे कि ये एक मिनी रत्न कंपनी है, श्रेणी फर्स्ट जिसको कहा जाता है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के कंट्रोल में ये काम करती है। ये इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी ताकि
अक्षय ऊर्जा सेक्टर के लिए एक स्पेशल गैर बैंकिंग वित्त एजेंसी जो कि लोन प्रोवाइड कर सके रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, पर्सनली रिन्यूएबल एनर्जी को लोन दे सके। इरेडा को 34 वर्ष से अधिक का क्या कहना चाहिए एक्सपीरियंस हो गया है तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से। वो आरआई परियोजना वित्त पोषण में मुख्य भूमिका निभाता है, जिससे वित्तीय सेक्टर को जैसे कि बैंक संस्था इस सेक्टर में ऋण देने में विश्वास पैदा होता है। आगे बताया जा रहा है, पिछला इसकी हिस्ट्री देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा लोन इसी ने दिया है रिन्यूएबल सेक्टर के मामले में। यदि आप रिन्यूएबल से रिलेटेड कोई बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं तो आपको लोन कहाँ से मिलेगा? इरेडा से मिलेगा। तो सरकार ने क्या काम करी है, सरकार यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मनी डाल रही है इस संस्था में, ताकि ये अपनी जो लिमिट है, जैसे कि ये संस्था पहले 100 रुपये का लोन दे सकती थी, अब ये ग्राहकों को 1500 रुपये का लोन दे पाएगी, ऐसी व्यवस्था सरकार ने करी है। तो भारत सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की नकदी इसको दिया है। ठीक है। अतिरिक्त शेयर खरीदने से IREDA की निम्नलिखित क्षमता हो जाएगी। मतलब कि भारत सरकार द्वारा क्या किया गया है, 1500 करोड़ रुपया के नकदी देकर, ठीक है, अतिरिक्त शेयर खरीदने से IREDA को क्या क्या फायदा हो जाएगा। अब ये 12,000 करोड़ रुपये तक का लोन दे पाएगी, पहले 6,000 करोड़ रुपये तक का लोन देती थी। बताया जा रहा है 3500 से 4,000 मेगावाट की अतिरिक्त कैपेसिटी हमारे देश की हो जाएगी, और CO2 का जो इमिशन है ना उसको हम कम कर पाएंगे। इसके अलावा इसकी जो निवल संपत्ति है वो बढ़ जाएगी। पहले टोटल मान के चलो इसकी निवल संपत्ति 500 थी, तो अब वो बढ़ करके और हो जाएगी आगे। और न्यूज़ यदि देखें तो कैबिनेट ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड इरेडा IREDA यहाँ पर 1500 करोड़ रुपए सरकार निवेश करेगी। अब शेयर के रूप में कर रही है या किस रूप में कर रही है वो आगे क्लियर हो जाएगा। बताया जा रहा है पूरे साल में 10,200 रोजगारों का सृजन और 7.49 मिलियन टन CO2 प्रतिवर्ष के बराबर CO2 के उत्सर्जन में कमी आएगी। सबसे बड़े फायदा की बात यहाँ पर ये बताई गई है, कितना? 7.5 मिलियन टन CO2 हर साल इमिशन कम होगा, 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है भारत और डेनमार्क की रिलेशन को बताती है। बताया जा रहा है भारत और डेनमार्क हरित हाइड्रोजन सहित हरित ईंधनों पर एक साथ काम करने के लिए सहमत हो गए। तो हरित एनर्जी ऐसी है कि हमें फॉसिल फ्यूल से अपना ध्यान हटाना, फॉसिल फ्यूल में हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, हमें ग्रीन एनर्जी पर काम करना है। अब जैसे कि वो सोर्स हाइड्रोजन का सोर्स हो सकता है, सोलर एनर्जी हो सकती है, वाइंड एनर्जी हो सकती है, तो हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ में बढ़ना है। तो दोनों देश इसी पर अग्रसर होने के लिए कुछ सहमति बनाए हैं, उनको हम देख लेंगे। तो इसमें बताया जा रहा है 14 जनवरी 2022 को संयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति इसकी बैठक के दौरान में भारत और डेनमार्क हरित हाइड्रोजन सहित और भी जो हरित ईंधन हैं इन पर संयुक्त रूप से अनुसंधान करेंगे और डेवलपमेंट का काम करेंगे। ठीक है। इसके अलावा समिति ने वर्चुअल बैठक हुई थी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, फ्यूचर के हरित समाधान, हरित अनुसंधान, इसके अलावा प्रौद्योगिकी और नवाचार में हमें रुपए इन्वेस्ट करना है। ठीक है। इसके अलावा दोनों देशों के साइंस, टेक्नोलॉजी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय रणनीतिक प्राथमिकता और विकास पर इन्होंने चर्चा करा। दोनों देश के प्रधानमंत्रियों ने हरित सामरिक भागीदारी कार्य योजना 2020-25 को एक्सेप्ट किया।
जिस तरह की सहमति व्यक्त की थी उसके हिसाब से ही समिति ने फिर जलवायु, हरित परिवर्तन, ऊर्जा, जल अपशिष्ट, भोजन सहित मिशन संचालित अनुसंधान, नवाचार हो गया, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना, दोनों ने बायलैटरल सहभागिता पर जोर दिया। इसके अलावा बताया जा रहा है दोनों देश साझेदारी के विकास के लिए 3-4 वेबिनार आयोजित करने पर भी सहमत हो गए हैं, और हरित हाइड्रोजन सहित हरित ईंधनों से संबंधित जो प्रस्तावों की बोली है इसको बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। इसके बाद चलते हम द हिंदू की तरफ और देख लेते हैं। पहला जो न्यूज़ आया है वो आया है अखिल भारतीय सेवाओं से रिलेटेड, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड। आज़ादी के पहले आईसीएस चलता था, भारतीय सिविल सेवा, और क्राउन, भारत में ब्रिटिश शासन। तो इनकी सेवाओं में सबसे ज़्यादा मेन कौन था? आईसीएस सबसे ऊपर रहता था, भारतीय सिविल सेवा। भारतीय सिविल सेवा के अलावा ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ पर इंपीरियल पुलिस की भी व्यवस्था हुआ करती थी। आज़ादी के बाद देश की एकता, अखंडता और स्थिरता बनाए रखने के लिए अखिल भारतीय सेवाओं का शुरुआत होती है। संवैधानिक प्रावधान करें तो केंद्र और राज्यों के लिए एक समान एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए आर्टिकल 312 में कुछ बातें लिखी गई हैं। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, है ना, और भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस का गठन को संविधान के आर्टिकल 312 के तहत संसद ने मंजूरी दी थी। आगे बताया जा रहा है संविधान की घोषणा के बाद 1966 में एक नई अखिल भारतीय सेवा चालू हुई थी, भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। भर्ती और पोस्टिंग की बात करें तो केंद्र सरकार इन सेवा के लिए सदस्यों की भर्ती करती है, मेंबर्स की, लेकिन उनकी सेवा कई सारे राज्यों में होती है और उनके लिए राज्य और केंद्र दोनों के अधीन सेवा देने का दायित्व है। तो यदि कोई व्यक्ति आईएएस बना है तो न केवल वो स्टेट गवर्नमेंट को सर्विस देगा बल्कि केंद्र सरकार को भी सेवा देगा। तो अखिल भारतीय सेवाओं का ये जो पहलू है भारतीय संघ के एकात्मक चरित्र को मजबूती प्रदान करता है, फेडरलिज्म जो बोलते हैं उसको हम। आगे बताया जा रहा है नियंत्रण अभिकरण कौन है? कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, आईएएस संवर्ग की नियंत्रण कंट्रोल करने का जिम्मेदार है। और भारत की जो पुलिस सेवा है इसके अधिकारियों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय कैडर कंट्रोलर अथॉरिटी है, उसको देखने काम करने का ये काम करेगा। तीनों अखिल सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया संघ लोक सेवा आयोग लेती है। इन अधिकारियों की भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और ट्रेनिंग के बाद उन्हें राज्य में भेज देती है। न्यूज़ की यदि हम बात करें तो बताया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि हमारे पास जो आईएएस ऑफिसर है उनकी कमी चली गई है, कमी हो रही है, इसलिए हम अब स्टेट गवर्नमेंट के कुछ आदमियों को उठाएंगे, अपने पास रखेंगे। इसके लिए उन्होंने पुलिस सेवा संवर्ग नियम 1954, भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियम 1954, ठीक है, अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से ये जो कानून है तो इसी का उन्होंने हवाला दिया है। The union government is planning to acquire for itself overriding power to transfer IAS and IPS officers through central deputation, doing away with the requirement of taking the approval of the state government। तो कई सारे राज्यों ने इसका विरोध किया है, खास करके विरोध हुआ है किनकी तरफ से? ये जो अपोजिशन वाले स्टेट हैं उन्होंने इस बात का विरोध किया है। तो DOPT ने लिखा है स्टेट गवर्नमेंट को 12 जनवरी को दैट यूनियन गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है हम रूल 6 को अमेंड करेंगे, डेप्यूटेशन ऑफ कैडर ऑफिसर को ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूल्स 1954 को। The center's move is said to put it in a coalition course
with the state, particularly those ruled by the opposition. इसके बाद वाली जो बात है वो है हरियाणा से। न्यू हरियाणा लॉ में हिट्स जॉब्स ग्रोथ स्टेक होल्डर्स का ऐसा कहना है। अब हरियाणा का कौन सा नया कानून है और किस प्रकार से ये जॉब को ख़त्म कर रहा है या फिर उसकी ग्रोथ को प्रभावित कर रहा है, इसको हम देख लेंगे। इट इज़ वेरी वेरी मायोपिक, ठीक है। इंडस्ट्री विल सफ़र, ऐसा कहना है। यहाँ पर मायोपिक वर्ड आया है कम्बीन, शॉर्ट साइटेड। इंडस्ट्री विल सफ़र नॉट पॉलिसियन, इससे राजनीति तो प्रभावित नहीं होगी लेकिन इससे इंडस्ट्री जरूर प्रभावित होने वाली। कानून की बात कर रहे हैं जो कि गारंटी देता है 75% रिजर्वेशन जो लोकल आदमी हैं उनको प्राइवेट सेक्टर जॉब प्रोवाइड की जाएगी हरियाणा में। कमिंग इनटू फोर्स अर्लियर दिस मंथ, इस महीने से ही कहना सही है फोर्स में आ गया। द रीजनिंग सेंटिमेंट एमंग वेरियस स्टेक होल्डर इज वन ऑफ डिसरप्शंस। इंडस्ट्रियलिस्ट, माइग्रेंट वर्कर एंड कॉन्ट्रैक्टर रिमेन वेरी ऑफ इट्स परसिक्यूशंस ऑन बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट पर्पस। कौन कौन लोग प्रभावित हो जाएंगे? माइग्रेंट वर्कर, और कौन? जो जिसने इंडस्ट्री की स्थापना खुद करी। अब उसको यदि राजस्थान के वर्कर स्किल्ड हैं, कम दाम में उसको मिल रहे हैं, तो वो राजस्थान के उठाना चाहेगा ना, हरियाणा के क्यों उठाएगा यदि वहाँ पर उन लोगों के पास स्किल नहीं है। तो ऐसी दिक्कत कई सारी हैं। तो द लॉ वाज वन ऑफ द मेजर पोल प्रॉमिस ऑफ जननायक जनता पार्टी, जेजेपी ने चुनाव के टाइम में ये वादा करी थी। द जूनियर पार्टनर इन द कोएलिशन गवर्नमेंट इन हरियाणा। मैटर इन कोर्ट, 3 इंडस्ट्री एसोसिएशन फ्रॉम गुड़गांव, फरीदाबाद, रेवाड़ी, ठीक है। ये जो इंडस्ट्रियाँ रहती हैं इनका भी एक एसोसिएशन रहता है। तो कहाँ कहाँ की एसोसिएशन सामने आ गई? गुरुग्राम की, फरीदाबाद की और रेवाड़ी की। ये चले गए कहाँ पर? कोर्ट में। ए पिटीशन फाइल्ड बिफोर द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, they contended that the new law goes against constitutional provision and basic principle of the merit underpinning the private sector good. The court has issued notice to state government and scheduled the next hearing on February 2। बताया जा रहा ऑलमोस्ट 99% एम्प्लॉय इन ए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज अर्न लेस देन 30,000। 99% वर्कर ऐसे हैं जो कि एमएसएमई में 30,000 से कम महीने की सैलरी पा रहे हैं एंड फॉल अंडर परव्यू ऑफ द न्यू लॉ। अब उनकी कंडीशन और भी खराब हो जाएगी। एमएसएमई हायर एंड ले ऑफ वर्कर बेस्ड ऑन द डिमांड के हिसाब से वो लोग वर्कर को रखेंगे और फायर करेंगे। फाइंडिंग लोकल्स विद रिक्वेस्टिंग स्कूल्स एवरी टाइम वुड नॉट बी पॉसिबल। सबसे पहले तो बाहर के जो आदमी हैं उनको निकालना पड़ेगा और फिर उसी लेवल का स्किल वाला आदमी पाना थोड़ा मुश्किल काम है। मिस्टर ज्ञान rued that a political decision was taken and implemented without any data or research. If the migrants do not find jobs in Haryana, they will straight away head to Noida. It is the industry that will suffer, not the politician. आगे बताया जा रहा सर्वे फाइंडिंग की। An internal survey by the Garment Exporters and Manufacturers Association last year had revealed that more than 82% may not consider Haryana for expansion in case of new law। 82% वाले उद्यमी ऐसे हैं जो चाह रहे हैं नया कानून आया है तो हम यहाँ अपनी इंडस्ट्री स्थापित नहीं करेंगे, ठीक है।
आगे बताया जा रहा है एन इक्वल नंबर बिलीव दैट दे वुड नॉट बी एबल टू सोर्स एडिक्वेट स्किल्ड वर्कर फ्रॉम हरियाणा ओनली। हमें केवल हरियाणा से ही स्किल्ड वर्कर नहीं मिल पाएंगे, ऐसा भी लोगों का कहना है। आगे बताया जा रहा है दाऊ द लॉ अलाउस रिलैक्सेशन टू हायर नॉन लोकल इन सर्टेन कंडीशन। अब किसी किसी कंडीशन में कुछ नरमी बरती जा सकती। द इंडस्ट्रियलिस्ट आर एक्सेप्शनल। एक न्यूज़ आई है स्वैम्प डियर से रिलेटेड है ये, जिसको हम बारासिंगा या फिर डोल होरिना कहा जाता है असम में। ठीक है, स्वैम्प डियर, बारासिंगा या फिर डोल होरिना। स्टेटस यदि हम देखेंगे IUCN का, वो है वल्नरेबल की कैटेगरी में है। किंगडम, पॉलीहिम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी बताई गई हैं IUCN की वेबसाइट में। बताया जा रहा है ये जो है मध्य प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल है। नेम है एंटलर्स कैरी मोर देन 3 टाइम्स। हैबिटाट की बात करें, दे प्रीफर टाल ग्रासलैंड एंड ओपन हैबिटाट। दे फाउंड इन स्वाम्पलैंड, इसलिए इसका नाम पड़ गया है स्वाम्प डियर। स्वाम्पलैंड वाला एरिया हम किसको कहेंगे? लैंड कंसिस्टिंग ऑफ स्वैम्प्स मैनी हैड ट्रैक्ड थ्रू स्वाम्प टू। तो हमें स्वैम्प का वर्ड पहले देख लेते हैं तो पता चल जाएगा स्वैम्प लैंड किसको कहते हैं। दलदल वाली भूमि, अनुभूमि जिसको कहा जाता है। तो दलदल वाले एरिया में भी ये रहना पसंद करते हैं। दे फाउंड इन स्वैम्पलैंड एंड ए वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट टाइप रेंजिंग फ्रॉम ड्राई से लेकर के मॉइस्ट डेसिडियस टू एवरग्रीन। किस प्रकार के वनों में? ड्राई से लेके मॉइस्ट डेसिडियस टू एवरग्रीन तक। दे आल्सो फाउंड इन ग्रासी फ्लड प्लेन्स, वुडेड एरिया एंड फाउंड नियर वाटर बॉडीज। रेंज बताई गई है सेंट्रल एंड नॉर्दर्न इंडिया एंड साउदर्न नेपाल। इंडिया में असम, जमुना रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, ये इसके एरिया बताए गए हैं कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। संरक्षण की बात करें तो भारत सरकार किस प्रकार से इनको कंजर्व करने का काम करती है, तो इनको 1972 का जो एक्ट है जिसके माध्यम से हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसको शेड्यूल फर्स्ट में रखें। सिटीज एनेक्सर फर्स्ट। प्रोटेक्टेड एरियाज, कान्हा नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है, मानस है असम में और काजीरंगा है असम में। डिप इन ईस्टर्न स्वैम्प डियर इन नंबर्स। तो स्वैम्प डियर की जो नंबर है, काउंटिंग है, उसमें कमी आई है, उसको लेकर के ये न्यूज़ आई है। बताया जा रहा है इनकी जो संख्या है 907 से 868 हो गई है। एट्रीब्यूटेड टू फ्लड्स, और रीजन बताया जा रहा है बाढ़ का आ जाना। द पॉपुलेशन ऑफ द वल्नरेबल ईस्टर्न स्वैम्प डियर, तो कैटेगरी किस में आती है? IUCN के हिसाब से देखोगे तो ये आ जाती है वल्नरेबल की कैटेगरी में, जिसको हम बारासिंगा कहते हैं। मध्य प्रदेश में तो इनकी जनसंख्या, आप कान्हा किस लिए जाओगे तो बहुत ज़्यादा पाई जाती है यहाँ पर। लेकिन हम यहाँ कान्हा किसली की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न स्वैम्प डियर की। ठीक है, और कई कई जगह तो साउथ एशिया में ये ना एक्सटिंक्ट वाली कगार पे भी आ गई। हैज़ डिप्ड इन द काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। हम बात कर रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की, कि यहाँ पर इनकी जनसंख्या कम हुई है या बढ़ी है। तो बताया जा रहा है यहाँ पर कमी आई है, फ्लड वगैरह आ गया था इसके चलते। ऑफिशियल लोगों का कहना है कि देखो डिक्रीज फ्रॉम 907 से लेकर के इंडिविजुअल्स इन 2018 से 868 ड्यूरिंग द ईस्टर्न स्वैम्प डियर एस्टिमेशन ऑन 10 जनवरी एंड 11 जन टू हाई फ्लड इन 2019 और 2020। 2019 और 20 में फ्लड आने के चलते चलते 2018 में इनकी जनसंख्या थी 907 थी। On the brighter side, they said the animal is now distributed to area beyond the park known as the world's best address of one-horned rhinoceros। तो
दूसरी जगह में भी ये लोग पाए जाने लगे हैं, ये अच्छी बात है। द ईस्टर्न स्वैम्प डियर इज ए एंडेमिक टू काजीरंगा, is not the primary prey of park carnivorous, primarily the tiger। न केवल टाइगर इनको खाते हैं बट इट्स पॉपुलेशन इज क्रूशियल फॉर द इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ टाइगर रिजर्व एंड इनकरेजिंग साइन इज द एनिमल हैज नाउ मूव टू अदर एरियाज सच एज ओरांग नेशनल पार्क, लखोवा बुराजपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इधर भी इनकी संख्या देखने को मिल रही है, ये अच्छी बात है। Eastern swamp deer was once concentrated in the central Kohara and Bogari ranges of काजीरंगा। पहले ज़्यादातर इनकी जो संख्या कहाँ पर रहती थी, इनकी रहती थी कोहारा और बोगारी रेंजेस ऑफ काजीरंगा की। फिर द एनिमल हैड नंबर्ड 1161 इन 2011, वाइल द लोएस्ट ऑफ 213 इंडिविजुअल वाज रिकॉर्डेड इन 1966। 1966 में सबसे ज़्यादा कम जनसंख्या इनकी बताई गई है 213। और आगे इसमें बताया जा रहा है कि इन द लास्ट सर्वे द फीमेल ईस्टर्न स्वैम्प डियर आउट नंबर्ड द मेल्स बाय मोर देन 3 टाइम। ठीक है, मेल और फीमेल की जनसंख्या के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। द फीमेल ऑफ द स्पीसीज रिकॉर्डेड 557 इंडिविजुअल कंपेयर टू 173 मेल, मतलब फीमेल ज़्यादा है और मेल कम है। आगे काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में बात कुछ बताई गई है, जैसे कि 1302 स्क्वायर किलोमीटर काजीरंगा हैड एन अपटिक इन नंबर ऑफ वाटरफाउल स्पीसीज फ्रॉम 112 काउंटेड ईयर अगो, और अभी ये 126 हो गया है। ड्यूरिंग द फोर्थ वेटलैंड बर्ड एस्टिमेशन कैरिड आउट फ्रॉम दिसंबर 21 से 27, The birds were counted 211 in different points in 157 water bodies involving 35 enumeration teams including volunteer from local educational institution, एनजीओ शामिल थे, ऑफिसर शामिल थे, फ्रंटलाइन स्टाफ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शामिल थे इसमें। बार हेडेड गूस की यदि हम बात करें, इसने टॉप करा है लिस्ट में। 16,552 बर्ड हमको मिली हैं, फॉलोड बाय द नॉर्दर्न पिंटेल, इनकी संख्या है 9,493, और कॉमन टील की संख्या 5,631। फर्ग्यूनिस डक इम्पोर्टेंट स्पीसीज है, इनकी संख्या है 2,236, मे बी रिगार्डेड एज हाईलाइट ऑफ दिस एस्टिमेशन। एक न्यूज़ आई है एक्वायरिस्ट से। एक्वायरिस्ट इज एक वो लोग होते हैं जो कि मैनेज करने का काम करते हैं एक्वेरियम, आइदर प्रोफेशनली या फिर अपनी हॉबी के रूप में। दे टिपिकली केयर फॉर एक्वाटिक एनिमल्स इंक्लूडिंग फिश एंड मैरीन इनवर्टिब्रेट्स। सम में केयर एक्वाटिक मैमल्स। Aquaristics often work at public aquarium. They may also work at nature reserve, zoos and amusement park. केरला से क्या न्यूज़ आई है, जो मिस केरला है वो नॉट इंडेंजर्ड है, ऐसा एक्वायरिस्ट लोगों का कहना है। ये मछली है मिस केरला। यदि हमसे पूछा जाता है मिस केरला हाल ही में न्यूज़ में रहा था, वो किससे रिलेट करता है, दे आर अपसेट विद इट्स इंक्लूजन इन द अमेंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल। ठीक है, बताया जा रहा है इनको अपसेट किया गया है इनके इंक्लूजन में, इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल के अंतर्गत। इस सेक्शन ऑफ एक्वायरिस्टिस एंड ornamental fish beater are surprised that Denison barb, Miss Kerala, a native freshwater fish species commonly found in part of Karnataka or Kerala, has been included in Schedule First of Wildlife Protection Amendment Bill 2021. The bill was introduced in Lok Sabha in December last. तो किस प्रकार से इनको सरप्राइज हुआ है कि इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 में कैसे इन्होंने शामिल कर दिया। एक्वायरियम एथॉरिटीज बेटम महत्वराज ऑफ चेन्नई, हु हैज बीन डॉक्यूमेंटिंग द नेटिव इंडियन फिश स्पीसीज फॉर ईयर्स, पॉइंट आउट 2 इशू इन द बिल। इस बिल में 2 इशू इन्होंने उठाए हैं। ए बैन लिटरली
उनका कहना है साइंटिस्ट नेम Pontius Denison given against the common name Denison barb is wrong. It should have been सह्यादिरा डेनिसोनी। नाम जो रखा गया है वो क्या होना चाहिए था, इन्होंने बताया सह्याद्री डेनिसोना। Even then the species is found in the state of Kerala and Karnataka. He doubt whether the species can be considered endangered based on the available data. तो इनको लग रहा है कि ये खतरे की निशानी में नहीं है इनकी जनसंख्या। आगे लोगों को कहना है कि सह्याद्री डेनिसोना के ऊपर बैन लगाना वो जो नियम था ओल्ड है और आउटडेटेड है। दिस रूल वुड हैव बीन एप्लीकेबल अराउंड 10 से 12 ईयर्स एगो व्हेन द फिश वाज डिस्कवर्ड। जब इसकी खोज हुई थी उससे 10 से 12 साल तक के लिए ये सही था। अब कोई इनकी जनसंख्या कम थोड़ी ना हुई है, ऐसा लोगों का कहना। सह्याद्री डेनिसोनी इज फाउंड इन ऑलमोस्ट 11 rivers of Kerala and Karnataka with some of the highest endemic aquatic fauna in the country. बताया जा रहा था इनकम फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ डेनिसोनी फॉर द ऑर्नामेंटल फिश ट्रेड एक्ट्स एज ए इंसेंटिव फॉर फिशरमैन टू प्रोटेक्ट हैबिटाट एंड कंटेंट। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं यूएस और यूक्रेन के रिलेशन को। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलिट्री कुछ सहायता मतलब कि रुपए पैसों से कुछ सहायता करी है यूक्रेन की कीव की, और रसिया को कहा है आप पीसफुल पैथ को चुनिए। द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन विजिटेड यूक्रेन। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सेड ऑन वेडनेसडे इट्स प्रोवाइडिंग एडिशनल $200 million in defensive military aid to the country amid soaring fear of Russian invasion. रसिया के अतिक्रमण के टाइम में ही ये ऐसा कदम अमेरिका के द्वारा उठाया गया है। रसिया ने $200 million की डिफेंसिव मिलिट्री सहायता प्रोवाइड करी है यूक्रेन को। इस सीनियर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल का कहना है द असिस्टेंस वाज अप्रूव्ड इन लेट दिसंबर एज पार्ट ऑफ अमेरिकन एफर्ट टू हेल्प यूक्रेन प्रोटेक्ट इटसेल्फ। अब यूक्रेन अपनी सहायता खुद से कर सके। Until Wednesday, however, the administration had refused to comment on it. The official wasn't authorized to discuss the matter publicly before Mr. Blinken's meeting in Kyiv and spoke on condition of anonymity. We will continue to provide Ukraine the support it needs. ऐसा अमेरिका की तरफ से कहा गया है। Mr. Blinken on Wednesday urged Russian President Vladimir Putin to choose the peaceful path on Ukraine and urged Mr. Putin to dispel fears he is planning to invasion of his pro-Western neighbor. So I strongly hope that we can keep this on a diplomatic and peaceful path, but ultimately that is going to be President Putin's decision, ऐसा अमेरिका की तरफ से कहा गया है। बिजनेस वाले पेज से एक न्यूज़ आई है, इंडिया के ऑयल प्रोडक्शन में कंटिन्यू हमको गिरावट देखने को मिली है। हमारा जो आउटपुट है वो 2% की गिरावट दिखाया दिसंबर के महीने में। इंडिया का जो प्रोडक्शन है क्रूड ऑयल का, विच इज़ क्या क्या चीज़ है, रिफाइंड टू प्रोड्यूस पेट्रोल एंड डीजल। क्रूड ऑयल हम उत्पादन करते हैं, उसी से हम पेट्रोल और डीजल बनाते हैं। कंटिन्यू टू डिक्लाइन इन दिसंबर विथ लोअर आउटपुट फ्रॉम द स्टेट ऑन ONGC लीडिंग टू एन ऑलमोस्ट 2% ड्रॉप ऑफिशियल डाटा का शो। ऑयल प्रोडक्शन इन दिसंबर में रहा था 2.5 मिलियन टन। अब ये पहले कितना था, 2.55 मिलियन टन्स ए ईयर अर्लियर एंड ए टारगेट 2.6 मिलियन टन, 2.6 मिलियन का टारगेट रखा गया था। The output was, however, higher than 2.43 million टन produced in नवंबर 2021। नवंबर से थोड़ी ज़्यादा है। ONGC इंडियाज बिगेस्ट प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस करती 3% लेस क्रूड ऑयल एट 1.6 मिलियन टन इन दिसंबर ड्यू टू डिले इन मोबिलाइजिंग इक्विपमेंट एट वेस्टर्न ऑफशोर फील्ड। ऑयल इंडिया लिमिटेड प्रोड्यूस 5.4 मोर क्रूड ऑयल एट 2,54,360 टन। India is 85% reliant on import to meet its crude oil needs। 85% बाहर से
और बाकी जो हिस्सा बचा हुआ वो लोकली इंडिया क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है। नेचुरल गैस प्रोडक्शन हाउएवर रोज बाय ऑलमोस्ट 52.89 बिलियन क्यूबिक मीटर इन दिसंबर 2022।